सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑन पेज के कुछ और रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 रैंकिंग फैक्टर्स है। एक है इमेज सिग्नल, एक है ग्रामर एंड स्पेलिंग, एक है मल्टीमीडिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेज सिग्नल की। सर्च इंजन फेचेस इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम द फाइल नेम, ऑल टैग्स एंड कैप्शंस ऑफ योर इमेजेस। तो एक सर्च इंजन, चाहे वो गूगल हो, बिंज हो, याहू हो, यांडेक्स हो, कोई भी सर्च इंजन हो, वो कैसे पता लगाती है कि एक इमेज में क्या है? वो पता लगाती है फाइल नेम, ऑल टैग्स और कैप्शन से। तो फाइल नेम, तो आपको जो अपने इमेजेस का है, आप जिस भी बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, मान लीजिए आपका नीश कुकिंग है तो आप कुकिंग के अंडर ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं हाउ टू मेक डोसा। मान लीजिए सपोज आप लिख रहे हैं हाउ टू मेक डोसा के बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसमें आप जो इमेजेस डालेंगे उसका फाइल नेम क्या होना चाहिए? आप ऐसे सेव नहीं कर सकते इमेजेस 1, इमेजेस 2, इमेजेस 3 आपको, या कोई और रैंडम टेक्स्ट से आप सेव नहीं कर सकते। आपको सेव करना है डोसा नाम से। अगर आप डोसा के बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप डोसा के नाम से ही अपने इमेज को सेव करेंगे। तो आप dosa.jpg और dosa.png, आप इन दोनों एक्सटेंशंस में कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये दोनों वैसे इमेज की ही एक्सटेंशंस हैं। आपका जो मर्जी करे और आपका जो कंफर्टेबल लगे आप वो एक्सटेंशन दे सकते हो। लेकिन आपका जो फाइल नेम है वो आपके नीच से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप डोसा के बारे में लिख रहे हो तो डोसा ही आपके इमेज की फाइल नेम होनी चाहिए। अब दूसरा है ऑल टेक्स्ट। तो जितनी भी सर्च इंजन्स हैं एक इमेज में क्या है कैसे पता लगाती हैं? वो पता लगाती हैं ऑल टेक्स्ट से। तो मान लीजिए एक इमेज में एक आदमी डोसा बना रहा है पैन में, तो आप क्या लिखेंगे? ऑल टैग्स आपका क्या होना चाहिए? तो 1 मैन मेकिंग डोसा इन पैन, आपका ऑल टैग ये होना चाहिए। और तीसरा है कैप्शन। तो कैप्शन में आप जो लिखेंगे वो आपके इमेज के ठीक नीचे अपीयर होगा। मान लीजिए आप कैप्शन में लिखते हैं डोसा, तो डोसा उसके ठीक नीचे ही अपीयर होगा, आपके इमेज के ठीक नीचे ही अपीयर होगा। डोंट सेव योर इमेज विद इमेजेस 1, इमेजेस 2 एक्सेट्रा। तो यहाँ भी सेम बात है, आपको अपने इमेज को ऐसे सेव नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर आपके नीश के अकॉर्डिंग, आप जिस भी नीश के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं उसी नीश को आप अपने इमेज का फाइल नेम देंगे। सेव विद प्रॉपर नेम लाइक SEO in 2021.jpg। तो आपको प्रॉपर नेम से अपने ऑल टैग्स को सेव करना है। आप अपने ऑल टैग्स में भी दे सकते हैं। आप जो फाइल नेम में देंगे, मान लीजिए आप SEO के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो आप अपनी फाइल नेम रखेंगे SEO in 2021 और आप अपनी जो ऑल टैग्स है उसे भी SEO in 2021 रख सकते हैं। और उसके नीचे कैप्शन में भी आप यही देंगे। मतलब तीनों चीज़ें सेम होगी। जो तीनों चीज़ों में आप देंगे वो बिल्कुल सेम होगी। आपको तीनों चीज़ों में एक ही चीज़ देनी है। अगर आप SEO के ऊपर ब्लॉग रख रहे हैं तो तीनों चीज़ों में आप SEO in 2021 ही लिखेंगे। सो आपको इमेज सिग्नल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ग्रामर एंड स्पेलिंग की। तो इट इज़ 100% कन्फर्म फ्रॉम गूगल दैट योर ग्रामर आर इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल। तो गूगल की तरफ से 100% कन्फर्म हो चुका है कि जो आपकी जो ग्रामर है, आप अगर वो अच्छी नहीं है तो आपकी रैंकिंग बिल्कुल डाउन कर देगा गूगल। अगर आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छी है तो गूगल को कुछ सिग्नल्स जाते हैं आपकी रैंकिंग के। गूगल को कुछ सिग्नल्स जाते हैं और वो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसे रैंक कर देता है। सो यूज़ ग्रामरली फॉर करेक्ट ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल आपकी ग्रामर बकवास है, या आपने अभी अभी इंग्लिश लर्न करना शुरू किया है, आपने अभी अभी मतलब ब्लॉग पोस्ट लिखना इंग्लिश में शुरू किया है और आपकी ग्रामर इंग्लिश में उतनी अच्छी नहीं है, आप कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हो, तो आप ग्रामरली टूल यूज़ कर सकते हो। ग्रामरली टूल एक पेड टूल है। तो अगर आपके पास ग्रामरली टूल नहीं है तो
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टूल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वेबसाइट पे जाके आप ग्रामरली परचेस कर सकते हो। तो आप ग्रामरली यूज़ करो। आप जैसे जैसे अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखते वक्त गलती करोगे, ग्रामरली वहीं पे बता देगा कि आपने यहाँ गलती की है, और वो ऑटोमेटिकली आपको ग्रामर करेक्ट करके भी देगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो ग्रामर है वो आप धीरे धीरे ग्रामरली से सीखते जाएंगे, और आपकी ग्रामर में है वो थोड़ी बहुत करेक्शन होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको ग्रामरली की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आपकी ग्रामर इंप्रूव हो चुकी होगी ब्लॉग पोस्ट लिखते लिखते। सो आप ग्रामरली का यूज़ कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस वेबसाइट पर जाकर ग्रामरली परचेस कर सकते हो। आई होप आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया की। कंटेंट विद इमेजेस एंड वीडियोस परफॉर्म्स मच बेटर देन विदाउट इमेजेस एंड वीडियोस। तो आप मान लीजिए आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो आप उस ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस डालिए और कुछ वीडियोस भी डालिए। अगर आप ये डालते हैं तो जो यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, वो आपके जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना वो आपके इमेजेस और आपके वीडियोस को देखने में इंटरेस्ट। आपको पता है कि आजकल वीडियोस को कितना पसंद किया जा रहा है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट, अपना जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें अगर कोई अपनी वीडियो एम्बेड करते हैं या किसी और की वीडियो भी एम्बेड करते हैं जो काफ़ी फेमस वीडियो हो, और जो देखने वाला है वो भी मतलब जब वीडियो को देखे तो वो देखता ही रहे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बाउंस रेट है वो कम होगा और आपका जो ड्वेल टाइम है वो इम्प्रूव होगा। तो इससे भी ये भी एक रैंकिंग फैक्टर, ये 100% रैंकिंग फैक्टर है मल्टीमीडिया। आपको मल्टीमीडिया आप अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आपको इमेजेस, वीडियोस और हो सकते हैं तो ग्रिफ्स, वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिए। इससे ये जो चीज़ है मल्टीमीडिया, ये 100% एक रैंकिंग फैक्टर है। सो आपको मल्टीमीडिया समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑन पेज के कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 3 फैक्टर्स और हैं, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, डोमेन अथॉरिटी। तो बात कर लेते हैं इंटरनल लिंकिंग की। कंटेंट विद इंटरनल लिंकिंग डायरेक्टली बूस्ट द ट्रैफिक ऑफ लिंक्ड पेज। तो जो कंटेंट इंटरलिंकिंग की होती है, मान लीजिए आपने कुकिंग निश पे एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे कुकिंग निश से ही रिलेटेड पोस्ट डालें, और आपने जितने भी कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट का लिंक एक दूसरे में दे दीजिए। मतलब नंबर 1 कंटेंट का लिंक 2 में दे दीजिए, 2 का लिंक 3 में, 3 का कंटेंट 3 का लिंक कंटेंट 1 में, 3 का 4 का 1 में, मतलब एक दूसरे को मिक्स कर दीजिए, एक दूसरे का जो लिंक है वो मिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें रेलेवेंसी भी आएगी और आपकी जो है रैंकिंग भी बढ़ेगी। अगर आपका कोई पोस्ट रैंक होता है तो उसमें जो लिंक दिया हुआ है वो आपकी किसी और पोस्ट का भी लिंक दिया है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपके उस पोस्ट पे भी जाने लगता है। जब थोड़ा बहुत ट्रैफिक उस पोस्ट पे जाने लगता है तो वो पोस्ट भी धीरे धीरे करके रैंक हो जाती है, और एक तरफ से वो बैकलिंक का भी आपका काम करती है, एक तरफ से वो बैकलिंकिंग का भी काम करती है। अब इससे रेलेवेंसी कैसे मेंटेन होती है, मान लीजिए आपने कुकिंग निश का एक ब्लॉग बनाया, आपका जो ब्लॉग है वो कुकिंग निश का ही है ना, तो आप उसमें जितने भी आर्टिकल्स लिखोगे वो कुकिंग से ही रिलेटेड लिखोगे ना, तो ये हो गई ना रेलेवेंसी। आपके जो एक दूसरे पोस्ट हैं, आपके जितने भी पोस्ट है वो कुकिंग निश से ही रिलेवेंट है। तो अगर आप लिंक दोगे अपने पहले पोस्ट को, दूसरे पोस्ट को, तीसरे पोस्ट को, तो वो रेलेवेंट लिंक ही मानी जाएगी, वो इररेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। आई होप आपको इंटरनल लिंकिंग ठीक से समझ। When users go to the page, then Google start ranking that page also। तो जब यूज़र्स आपके उस पेज पे भी जाने लगते हैं, जब आपका कोई कंटेंट रैंक होता है तो कुछ यूज़र्स आपके उस पेज पे भी जाने लगते हैं। तो उस पेज पे अगर कुछ यूज़र्स जाएंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली उस पेज को भी रैंक करना शुरू कर देता है। तो ये इंटरलिंकिंग की भी एक रैंकिंग फैक्टर है। आई होप आपको इंटरलिंकिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक की, जिससे हम दूसरी भाषा में बैकलिंक भी बोल सकते हैं। Google uses Hilltop algorithm to measure quality of external link and resources। तो अब ये Hilltop algorithm क्या है, इसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि Hilltop algorithm है क्या। तो जो Hilltop algorithm है वो ये मेज़र करने के लिए बनाया गया था कि जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं उसमें जो लिंक है वो क्वालिटी है कि वो क्वालिटी लिंक्स हैं कि ऐसे ही किसी ने उस पर लिंक बना दिया। तो ये एल्गोरिदम, Hilltop एल्गोरिदम इसलिए बनाई गई थी ये मेज़र करने के लिए, और उसमें कितने क्वालिटी लिंक्स हैं और कितने रिसोर्सेस हैं, ये Hilltop एल्गोरिदम मेज़र करता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और बताऊंगा। विकिपीडिया गिव्स सो मेनी लिंक्स, दिस शोज गूगल दैट कंटेंट इज रिसर्च्ड एंड 100% ट्रस्टेबल। तो विकिपीडिया जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, और जब भी आपने विकिपीडिया में कुछ सर्च करने के लिए कुछ भी सर्च किए होंगे आप विकिपीडिया में, और सर्च करके जब आपने उसका रिजल्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 2-3 लाइन टेक्स्ट लिखा होता है फिर लिंक होती है, फिर 2-3 लाइन टेक्स्ट लिखा होता है फिर लिंक होती है। मतलब विकिपीडिया में जो है वो लिंक्स भरती हैं, मतलब लिंक्स ही लिंक्स हैं विकिपीडिया में। तो सपोज़ आपने विकिपीडिया से एक लिंक किया, मतलब सपोज़ आपका जो आपकी वेबसाइट का जो बैकलिंक है, सपोज़ विकिपीडिया ने आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक दिया, तो विकिपीडिया में बिलियंस टाइम ट्रैफिक आती है। तो
जब भी कोई यूज़र विकिपीडिया से आपके वेबसाइट की जो लिंक है वो क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पर आता है, तो गूगल को कुछ सिग्नल्स जाते हैं कि विकिपीडिया के वेबसाइट ने इसे एक बैकलिंक दिया है और उसमें से कुछ यूज़र्स क्लिक करके आ रहे हैं। मतलब गूगल को एक सिग्नल जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो 100% रिसर्च्ड है और ट्रस्टेबल है। मतलब 100% आपने अपना जो कंटेंट लिखा है वो रिसर्च करके लिखा है और आपका जो कंटेंट है वो ट्रस्टेबल भी है। तो ये सिग्नल्स जो है वो गूगल को जाते हैं। तो जैसे ये सिग्नल्स गूगल को जाते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी देना शुरू कर देता है और आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो ऊपर आने लगती है धीरे धीरे करके। तो आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको विकिपीडिया से बैकलिंक कैसे बनाना है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विकिपीडिया को इंटरनल लिंक भी देते हैं, मतलब आपने कंटेंट में विकिपीडिया के लिंक को मेंशन करते हैं। मान लीजिए आप कुकिंग निश से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में विकिपीडिया के लिंक को दिया और उसकी वेबसाइट और अपने यूज़र्स को उसकी विकिपीडिया के वेबसाइट पे पहुंचाया, तो इससे भी एक गूगल को सिग्नल जाता है कि ये जो कंटेंट है वो 100% ट्रस्टेबल और रिसर्च कंटेंट है। मतलब जिस भी यूज़र ने इस कंटेंट को लिखा है उसने 100% रिसर्च करके लिखा है, क्योंकि जो विकिपीडिया है वो एक बहुत बड़ी साइट है और उसमें जितने भी कंटेंट है वो सारे ट्रस्टेबल कंटेंट है। मतलब इस यूज़र ने विकिपीडिया से उस कंटेंट को पढ़ के अपने ब्लॉग पे लिखा है अपनी स्टाइल में और यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक दे दिया है। तो इससे भी गूगल को सिग्नल जाते हैं कि ये जो कंटेंट है वो 100% ट्रस्टेबल है। तो इससे भी जो गूगल को सिग्नल जाते हैं आपकी रैंकिंग के। बड़ी अथॉरिटी साइट्स हैं जो 5-6 साल से जो बड़ी बड़ी साइट्स जो गूगल में एग्जिस्ट कर रही हैं, आप उनको लिंक देना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि गूगल को लगेगा कि आपका जो कंटेंट है वो ट्रस्टेबल कंटेंट है, कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है। तो इससे भी जो आपकी रैंकिंग है थोड़ी बहुत बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो आप बड़ी बड़ी साइट्स को लिंक दीजिए, आप छोटी साइट्स को लिंक मत दीजिए, लेकिन बड़ी बड़ी साइट्स को आप लिंक दीजिए। उससे जो आपका जो कंटेंट का ट्रस्ट है वो गूगल की नज़रों में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी की। Google will never tell that domain authority is ranking factor, but it has been always seen that website with high domain authority will outrank site with less domain authority. It is practical proven. तो गूगल ने कभी बोला नहीं है कि डोमेन अथॉरिटी एक रैंकिंग फैक्टर है, बट बहुत से लोग बोलते हैं। ये तो डोमेन अथॉरिटी है, इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था? इसका आविष्कार किया था मॉज की एक वेबसाइट है, उसने डोमेन अथॉरिटी टर्म का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। तो ये बहुत जगहों में देखा गया कि जिसकी डोमेन अथॉरिटी, जिस भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई होती है, उसकी रैंकिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो गूगल में ये देखा गया कि जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी लो है और जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी हाई है वो हमेशा लो वाले से ऊपर ही रहेगी। तो मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 वेबसाइट्स हैं, एक की डोमेन अथॉरिटी है 10 और दूसरी की डोमेन अथॉरिटी है 50। तो जो 10 वाली डोमेन अथॉरिटी है वो हमेशा 50 वाले से नीचे ही रहेगी। जिस डोमेन की जो अथॉरिटी है वो 50 है, मतलब जिस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो 50 है, वो हमेशा 10 वाले से ऊपर में ही रहेगी। मतलब जिसकी डोमेन अथॉरिटी हाई रहेगी उसकी वेबसाइट हमेशा ऊपर रहेगी, उसकी वेबसाइट हमेशा जिसकी डोमेन अथॉरिटी लो है उसे आउटरैंक कर देगी। सो ये भी एक फैक्टर है रैंकिंग का। ये प्रैक्टिकली प्रूवन भी किया जा चुका है कि डोमेन अथॉरिटी एक रैंकिंग फैक्टर है। सो आई होप आपको डोमेन अथॉरिटी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हिलटॉप एल्गोरिथम की, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा। तो आप विकिपीडिया पे जाके हिलटॉप एल्गोरिथम के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। द हिलटॉप एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू अ पार्टिकुलर कीवर्ड टॉपिक क्रिएटेड बाय कृष्ण भरत। तो ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि कीवर्ड के रिलेवेंट टॉपिक को खोजता है और ये बनाया गया था कृष्ण भरत के द्वारा। ऐसा आप विकिपीडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये पढ़ सकते हो कि हिलटॉप एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊँगा आपको हिलटॉप एल्गोरिथम के बारे में तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बहुत इरिटेट भी करेगी। आप जाइए विकिपीडिया के वेबसाइट पे और जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेट में जाइए। एक साइड में आप इंग्लिश कीजिए और एक साइड में हिंदी कीजिए। जो जहाँ पे आपने इंग्लिश किया है वहाँ पे आप इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दीजिए और दूसरी साइड में आपको ये जो कंटेंट है हिंदी में मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप ऐसा कर सकते हो। सो आपको हिलटॉप एल्गोरिथम के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ये चीज़ें करके देखिए, आप हिलटॉप एल्गोरिथम के बारे में रिसर्च कीजिए। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब ये स्क्रीन पर क्या है? एक्सटर्नल लिंक एक्सपेरिमेंट। तो एक यूएस का पर्सन था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? गूगल में जाके एक फाइलेंडोसिस नाम का कीवर्ड सर्च किया। वैसे ये फाइलेंडोसिस जो है वो एक बीमारी होती है। तो उसने फाइलेंडोसिस नाम का जो कीवर्ड है वो गूगल पे सर्च किया। तो गूगल ने उसे बताया कि हमारे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये जो कीवर्ड है इसका उसके पास गूगल के पास कोई जवाब नहीं था। तो उस पर्सन ने क्या किया? उसने 10 डोमेन रजिस्टर करवाए और 10 वेबसाइट्स बनाई। 10 वेबसाइट्स बना के फाइलेंडोसिस कीवर्ड पे 10 आर्टिकल्स लिखे, 1000 वर्ड्स के 10 आर्टिकल्स लिखे। 10 वेबसाइट्स पे 1000 वर्ड्स के 10 आर्टिकल्स लिखे और उसने क्या किया?
उसने क्या किया कि एक पर उसने बैकलिंक नहीं बनाई और दूसरे पर उसने बैकलिंक बनाई, तीसरे वेबसाइट्स पर उसने बैकलिंक नहीं बनाई और चौथे वेबसाइट पर उसने बैकलिंक बनाई और ये प्रोसेस रिपीट किया और उसने गूगल में अपनी सभी वेबसाइट्स को इंडेक्स कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने देखा कि जिस वेबसाइट्स में उसने बैकलिंक बनाई थी, मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग की थी, वो वेबसाइट्स फाइलेंडोसिस नाम के कीवर्ड पर ऊपर थी और जिस वेबसाइट पे उसने एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं की थी, मतलब बैकलिंक नहीं बनाया था, वो वेबसाइट्स नीचे थी। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब बैकलिंक बनाना 100% रैंकिंग फैक्टर है और जिस भी वेबसाइट्स पे बैकलिंक नहीं बनती वो वेबसाइट्स हमेशा नीचे रहती है बैकलिंक वाले के मुकाबले। तो आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है समझ में आ गया होगा कि ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ दोनों ही ज़रूरी है। आप ऑन पेज एसईओ को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते और आप ऑफ पेज एसईओ को भी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, ये दोनों ही ज़रूरी है। आपको दोनों ही करनी होगी तभी आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 और एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, तो आप यहाँ 2 और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट example.com, आप मान लीजिए आप ऐसा URL बनाते हैं example.com/how-to-make-money in 2021। तो ये जो है ये बैड URL है, आपको ऐसे अपने URL को नहीं बनाना है। और जो गुड एग्जाम्पल है आप उसे देख लीजिए, आपकी वेबसाइट है example.com/make-money, तो आप ऐसे URL बनाइए। अगर आपसे ऐसे ना हो सके तो आप मेक मनी के बीच में गैप भी दे सकते हैं। तो ये एक जो है ये एक गुड URL है, तो आपको URL ऐसे बनाना है। तो आई होप आपको URL लेंथ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पेज पोस्ट एज की। तो गूगल लव्स फ्रेश कंटेंट बट ऑल्सो लव पोस्ट्स दैट आर रेगुलरली अपडेटेड। तो गूगल जो है वो फ्रेश कंटेंट बहुत पसंद करता है और वो कंटेंट भी बहुत पसंद करता है जो रेगुलरली अपडेट होते हैं। मतलब रेगुलरली जो है जो यूज़र है वो 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में अपडेट करता ही रहता है या 1 महीने में अपडेट करता ही रहता है। अपने जो कंटेंट है उसको पुराना नहीं छोड़ता, वो अपने कंटेंट में अपडेट करता ही रहता है। अपने कंटेंट को जो है उसी कंटेंट को, अपने पुराने कंटेंट को ही अपडेट करता रहता है। तो ये जो चीज़ है वो गूगल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप अपने कंटेंट को हमेशा अपडेट कीजिए, अपने जो जितने भी पुराने कंटेंट है उसे हमेशा अपडेट कीजिए, उसमें फ्रेश इन्फॉर्मेशन डालिए, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालिए। तो एक एग्जांपल से आप समझिए, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी। तो डोंट राइट लॉट्स ऑफ पोस्ट। तो हाउ टू मेक मनी के बारे में आप एक ही पोस्ट रखिए, इसके बारे में आप ज़्यादा पोस्ट मत लिखिए, आप एक ही पोस्ट लिखिए और उस अपने कंटेंट को हमेशा अपडेट कीजिए। तो इससे गूगल को कुछ सिग्नल्स जाते हैं कि ये जो कंटेंट हमेशा अपडेट रखता है और इसने एक ही कंटेंट लिखा है और हमेशा उस कंटेंट को अपडेट कर रहा है, मतलब इसकी कंटेंट को हमें रैंकिंग देनी चाहिए। तो आप जो है हमेशा अपने कंटेंट को अपडेट रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते रहिए, अपने कंटेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने कंटेंट को अपडेट करते रहिए। सो डोंट राइट लॉट्स ऑफ पोस्ट। तो आपको ज़्यादा पोस्ट नहीं लिखना है। तो अब बात करते हैं कीवर्ड्स इन URL के बारे में। नॉट डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर बट हेल्प टू अंडरस्टैंड कंटेंट व्हेन गेट स्टार्टेड। तो कीवर्ड्स इन URL ये जो है ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट आपका जो कंटेंट है वो एक बार जो शेयर होना स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पे, तो वो जो है यूज़र्स को समझने में आसानी होगी कि ये जो URL है, जो URL किसी ने शेयर किया है वो किस बारे में है। तो सोशल मीडिया को जो यूज़र्स हैं उनको ये समझने में परेशानी नहीं होगी। तो ये कीवर्ड्स इन URL ये जो है ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। तो जब आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो काफ़ी फेमस हो जाएगा और उसकी जो सोशल मीडिया में शेयरिंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जब आपका जो पोस्ट है वो काफ़ी फेमस हो जाएगा और काफ़ी शेयर होगा, काफ़ी लोग उसे शेयर करेंगे आपके कंटेंट को, तब जो सोशल मीडिया में जो लिंक वो जो होगी आपकी पोस्ट की, वो जो लिंक पे जब लोग जाएंगे और उस लिंक को पढ़ेंगे तो आप वो जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं उन्हें समझने में परेशानी नहीं होगी कि ये जो कंटेंट है वो किस बारे में है। तो आप अपना जो है कीवर्ड्स अपने URL में भी डालिए। ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट जब आपका जो कंटेंट शेयर होगा तब ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। तो एग्जांपल, तो आपकी जो वेबसाइट है, आप मेक मनी ऑनलाइन पे एक ब्लॉग लिख रहे हो, तो आप कुछ ऐसा अपना दे सकते हो URL example.com/makemoneyonline। तो इससे क्या हो गया, आपका जो URL है वो शॉर्ट भी हो गया और आपका जो URL, आपका जो कीवर्ड है, आपका जो फोकस कीवर्ड है वो भी URL में आ गया, आपका जो फोकस कीवर्ड है वो भी इसमें आ जाता है। तो इससे आपको 2 फायदे होते हैं कि आपका जो URL है वो भी शॉर्ट हो जाता है और आपका जो फोकस कीवर्ड है वो भी URL में आ जाता है। सो आई होप आपको कीवर्ड्स इन URL समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूज़र इंटरैक्शन रैंकिंग फैक्टर्स की। तो यूज़र इंटरैक्शन रैंकिंग फैक्टर में आप स्क्रीन पर देख सकते हो 3 रैंकिंग फैक्टर्स हैं, क्लिक थ्रू रेट, रैंक ब्रेन, बाउंस रेट। तो सबसे पहला हम क्लिक थ्रू रेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो इफ़ यू हैव हाई CTR देन यू विल ऑलवेज गेट अ रैंकिंग बूस्ट। तो आपका जो CTR है वो काफ़ी हाई है। अगर आपको CTR नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि CTR क्या होता है। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका जो CTR है, आपकी जो वेबसाइट का CTR है वो काफ़ी हाई है तो आपको एक रैंकिंग बूस्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट को एक रैंकिंग बूस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, मॉज रियल एक्सपेरिमेंट। मॉज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बहुत से उसके जो जितने भी यूज़र्स हैं सोशल मीडिया पे, मॉज ने बोला था कि हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं और ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं
हम उस आर्टिकल को गूगल पे इस कीवर्ड पे हम रैंक कर देंगे, 7th पोजीशन पे रैंक कर देंगे। अब उसने अपने यूज़र्स को बोला, जो सोशल मीडिया पे उसके फॉलोअर्स थे, यूज़र्स थे, उसने अपने फॉलोअर्स को बोला कि आप जाइए गूगल में हमारे इस कीवर्ड पे सर्च कीजिए, हमारी जो वेबसाइट है वो 7th पोजीशन पे आएगी, आप उस पर क्लिक करते जाइए, आप जितने भी लोग हैं उस पर क्लिक करते जाइए। तो सुबह में मॉज ने उसने पोस्ट किया और शाम तक उसकी जो वेबसाइट की रिजल्ट है वो फर्स्ट पे आ गई। तो आप समझ सकते हो कि CTR का पावर क्या होता है। अब दूसरा है रैंक ब्रेन, द डायरेक्ट AI रैंकिंग फैक्टर दैट वर्क अपॉन यूजर एक्सपीरियंस। तो रैंक ब्रेन के बारे में समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हमने गूगल मेजर अपडेट्स के एल्गोरिथम के वीडियो में सब कुछ बताया है रैंक ब्रेन के बारे में कि रैंक ब्रेन क्या है। रैंक ब्रेन एक्चुअली में एक एल्गोरिथम है और ये कैसे काम करता है हमारी आप प्रीवियस वीडियोस को देख के पता लगा सकते हो। तो ये जो है ये यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए जो एल्गोरिथम है ये बनाई गई थी। इसकी जो रैंकिंग फैक्टर है वो डिपेंड करती है आपके वेबसाइट के जो कंटेंट है उसके ड्वेल टाइम पे और CTR पे। तो ये ड्वेल टाइम और CTR के फैक्टर पे ये जो एल्गोरिथम है ड्वेल टाइम और CTR के फैक्टर पर रैंकिंग देती है। सो ये बेसिकली एक एल्गोरिथम है और इसे बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव किया जा सके। अब बात करते हैं बाउंस रेट की। पेजेस विद लेस बाउंस रेट आर कॉरिलेटेड विद गुड रैंकिंग। तो जिन पेजेस का बाउंस रेट बहुत ही कम होता है उसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये बाउंस रेट क्या होता है? तो ये माना जाता है कि अगर आपका बाउंस रेट काफ़ी हाई है तो गूगल आपको बहुत ही कम रैंकिंग देगा और अगर आपका बाउंस रेट काफ़ी लो है तो गूगल आपको ज़्यादा रैंकिंग देगा। बाउंस रेट मतलब होता क्या है? मान लीजिए कोई जो यूज़र है वो गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करता है और उस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट 3rd 4th या 2nd या 1st पोजीशन पर आती है। मान लीजिए सपोज आपकी वेबसाइट 1st 2nd या 3rd पोजीशन पर आती है और वो जो यूज़र है जिसने गूगल में क्वेरी सर्च की थी वो आपके रिजल्ट पे क्लिक करता है। अब वो रिजल्ट पे क्लिक करके तुरंत आपकी वेबसाइट को बैक कर देता है। उसने आपकी वेबसाइट को खोलते ही क्लोज कर दिया और किसी और वेबसाइट के रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। तो इससे जो आपका जो बाउंस रेट है वो काफ़ी हाई हो जाता है और गूगल को कुछ सिग्नल जाता है कि इस वेबसाइट में कुछ नहीं है, कचरा भरा है, तभी यूज़र्स जो हैं इस वेबसाइट को काफ़ी खोलते ही बंद कर दे रहे हैं। तो इससे जो है आपकी रैंकिंग काफ़ी डाउन चली जाती है। तो आप जो है आप इससे बचने के लिए आप क्वालिटी कंटेंट बनाइए। आप अपने कंटेंट में वीडियोस डालिए, इमेजेस डालिए, पॉडकास्ट चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो इससे जो है आपका जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट पर आएगा वो काफ़ी देर तक आपकी वेबसाइट पर टिकेगा। वीडियोस की वजह से काफ़ी लोग वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक टिकते हैं और उनका जो बाउंस रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। सो आपको बाउंस रेट हमेशा कम रखना है। क्वालिटी कंटेंट बनाइए, अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उनमें वीडियोस डालिए, इमेजेस डालिए, पॉडकास्ट डालिए, गिफ्ट्स डालिए, आपका मन, लेकिन आप वीडियोस ज़रूर डालिए अपने कंटेंट में ताकि यूज़र जो है वो हमें आपकी वेबसाइट पर कुछ देर तक टिके और आपका बाउंस रेट काफ़ी कम हो जाए। सो a study found that pages with high bounce rate doesn't have great content। तो एक स्टडी में ये पता चला है कि जिन पेजेस का बाउंस रेट काफ़ी हाई होता है उनमें कचरा भरा होता है, वो ज़्यादा ग्रेट कंटेंट नहीं होता, या तो वो काफ़ी ख़राब कंटेंट होता है, उनमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती है। सो अपने बाउंस रेट को आप थोड़ा कम कीजिए कुछ वीडियोस डाल के। ऑल्सो फोकस ऑन ड्वेल टाइम। तो आपको ड्वेल टाइम पे भी कुछ फोकस, जो यूज़र आया है आपकी वेबसाइट पे वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे बिता रहा है, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए ड्वेल टाइम इंप्रूव करने के लिए और बाउंस रेट कम करने के लिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट में वीडियोस लगाइए ताकि जो यूज़र आए वो वीडियोस देखे, क्योंकि आजकल जो वीडियोस है उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप ही ले लीजिए, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको हो सकता है पसंद आ रही होगी ये वीडियो। तो जो वीडियोस हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है और जो टेक्स्ट है वो अभी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी। तो आप जो है अपनी वेबसाइट पे वीडियोस एम्बेड कीजिए ताकि जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पर आए और आपका ड्वेल टाइम और आप बाउंस रेट कम हो पाए, ड्वेल टाइम इंप्रूव हो पाए और बाउंस रेट कम हो पाए। तो आई होप आपको बाउंस रेट समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन के 3 और फैक्टर्स हैं: डायरेक्ट ट्रैफिक, रिपीटेड ट्रैफिक, कमेंट्स, नंबर्स। सो बात कर लेते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक की। गूगल यूज़ डेटा फ्रॉम क्रोम। सो गूगल जो है वो कुछ डेटा क्रोम से भी यूज़ करता है वेबसाइट्स को रैंकिंग देने के लिए। अगर क्रोम ब्राउज़र से आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट ट्रैफिक आती है, मतलब किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट की लिंक गूगल में सर्च किए बिना ही अगर सर्च कर लिया और आपकी वेबसाइट खुल गई, तो ये होती है डायरेक्ट ट्रैफिक। मतलब वो गूगल में कुछ सर्च नहीं करता, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट की URL उठाता है और सर्च कर देता है और आपकी वेबसाइट खुल जाती है, तो ये होती है डायरेक्ट ट्रैफिक। तो साइट्स विथ लॉट्स ऑफ डायरेक्ट ट्रैफिक रैंक हायर देन द अदर। तो जिस वेबसाइट में डायरेक्ट ट्रैफिक जाती है क्रोम ब्राउज़र से, उन वेबसाइट्स में देखा गया है कि वो गूगल पर ज़्यादा अच्छे से रैंक करती है और उनकी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक भी आती है। सो डायरेक्ट ट्रैफिक भी एक रैंकिंग फैक्टर है। सो आपको डायरेक्ट ट्रैफिक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रिपीटेड ट्रैफिक की। साइट्स विद रिपीटेड ट्रैफिक गेट्स रैंकिंग बूस्ट फ्रॉम गूगल। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय लॉट्स ऑफ SEO एक्सपर्ट्स। सो जिस वेबसाइट्स पे रिपीटेड ट्रैफिक जाती है, मान लीजिए किसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट को सर्च किया और आपके कंटेंट को थोड़ा देर पढ़ा, फिर बंद कर दिया, फिर उसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट को खोला, फिर थोड़ा देर पढ़ा, फिर बंद कर दिया, तो ये जो होती है वो रिपीटेड ट्रैफिक होती है।
मतलब गूगल को कुछ सिग्नल जाते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसमें कुछ तो ऐसी बात है जो इसमें रिपीटेड ट्रैफिक आ रही है। मतलब इस बंदे ने कंटेंट में कुछ तो ऐसा लिखा है कि यूज़र्स बार बार आके इसकी जो कंटेंट है पढ़ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, मतलब इसकी वेबसाइट में कुछ तो ऐसा खास है। सो ये जो चीज़ है वो बहुत से एसईओ एक्सपर्ट्स के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई है। ये जो चीज़ें काम करती है, रिपीटेड ट्रैफिक काम करती है। अगर आपकी वेबसाइट पे रिपीटेड ट्रैफिक आती है तो आपको गूगल बहुत अच्छी रैंकिंग देती है और आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है। सो रिपीटेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कहाँ से आएगी? जब आप जो एसईओ के जो कुछ फैक्टर्स हैं उसे इंप्रूव कर लेंगे, आप अपना ड्वेल टाइम इंप्रूव कर लेंगे, बाउंस रेट कम कर लेंगे, CTR अच्छा कर लेंगे, क्वालिटी कंटेंट देंगे और कंटेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और जब आपका कंटेंट जो है वो हाईली शेयर्ड होगा तब आपकी जो वेबसाइट है उस पर रिपीटेड ट्रैफिक आएगी। और कुछ और भी टेक्निक्स है जो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि आपको रिपीटेड ट्रैफिक कैसे लेनी है। तो सो आई होप आपको रिपीटेड ट्रैफिक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कमेंट्स नंबर्स। इवन गूगल हैज सेड दैट कमेंट्स हेल्प्स लॉट्स इन रैंकिंग, सो नंबर ऑफ कमेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई रैंकिंग। सो गूगल ने ये बोला है कि जिन वेबसाइट्स पे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो उन वेबसाइट्स को बहुत अच्छी रैंकिंग देती है गूगल, और हाई रैंकिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कमेंट्स। तो आपके जो यूज़र्स हैं वो अगर आपकी वेबसाइट पे कमेंट करते हैं, अच्छी खासी कमेंट करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो गूगल को कुछ सिग्नल्स जाते हैं कि ये इस वेबसाइट्स में कुछ खास है, इस वेबसाइट्स पे लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये जो वेबसाइट है ये कुछ तो अच्छा प्रोवाइड करवा रहा है, कुछ तो अच्छा प्रोवाइड करवा रहा है। तो गूगल के बॉट जब इंडेक्स करते हैं और गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स जब आपका जो कमेंट्स होते हैं, आपकी जितने भी वेबसाइट का कंटेंट होते हैं प्लस जो कमेंट्स होते हैं, वो जब इंडेक्स होकर गूगल के एल्गोरिदम्स में जाते हैं तो गूगल का एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है इसमें कुछ तो खास है, तभी तो लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। तो गूगल ने ये ओपनली बोला है कि कमेंट्स जो है वो बहुत रैंकिंग देते हैं आपकी वेबसाइट को। तो आप अच्छा कंटेंट लिखिए और जो यूज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट पे कमेंट कर रहा है उसके कमेंट्स का रिप्लाई भी कीजिए, और 1-2 वर्ड्स में मत कीजिए, पूरा समझा के आप उन्हें कमेंट कीजिए अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो, क्योंकि कमेंट्स आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमने अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पर आप पहुंच जाइए। वहां पर मैं ऐसे ही इसी टाइप के रिलेटेड वीडियोस डालता हूं अपने फेसबुक पेज पर। जो वीडियोस यूट्यूब पर आती हैं वो वीडियोस फेसबुक पर भी आती हैं, तो आप कहीं भी देख सकते हो। आप यूट्यूब पर देख सकते हो, आप फेसबुक पर भी देख सकते हो। तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी आप फेसबुक पेज पर भी हमसे पूछ सकते हो, और आप चाहे तो नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। सो कैसे लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते। आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो, आप प्लीज़ हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।